हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी आज की जो क्लास रहने वाली है, हम इसमें अपने अपकमिंग एग्ज़ाम जो एसएससी जीडी का 2027 के ईयर के लिए होने वाला है, उसके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले आपकी काफ़ी सारी क्लासेस आ जाएंगी जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जिस तरह के अभी एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस के बेसिस पे ये मैं पूरा सेट आपके लिए लेकर आऊँगा यहाँ पे, जहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके पहले तो हिंदी में रहने वाले हैं, जिससे आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। आप करना क्या कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी सॉल्व हुए तो आप उसका एक्सप्लेनेशन को सुनना। हम एक्सप्लेनेशन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको कोई भी और जीके की वीडियोज़ या फिर कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इन लेक्चर्स को देखते जाइए और इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करते जाइए। तो चलिए अब अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित भौतिक विज्ञानियों और उनके योगदान या खोजों के युग्मों में कौन सा गलत है। अच्छा, हमें ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, फिर उन्होंने किस चीज़ की खोज करी ये बताया हुआ है, तो बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। बताइए, पहले आप खुद से इसे सॉल्व करिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, ये बिल्कुल सही है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, ये भी बिल्कुल सही है। माइकल फेराडे और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ने, ये भी इन्होंने दिए थे। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा, वही हमारा गलत होगा। फिर भी इसे देखते हैं कि गैलीलियो गैलीली, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, नहीं, ये जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है ना, ये गैलीलियो गैलीली नहीं, ये क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने दिया था। क्रिश्चियन ह्यूजेंस, इन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिया था। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, फिर हम सारे टॉपिक्स को एक बार सारे अपने जो क्वेश्चन पॉइंट है उनको भी एक बार डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, पहले के समय में वैज्ञानिकों का ये समझने की कोशिश कर रहे थे ना कि जो प्रकाश होती है, लाइट, ये आखिर होती क्या है। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश क्या होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से बने हुए होते हैं, जिन्हें पार्टिकल्स कहते हैं हम इंग्लिश में। जबकि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये प्रकाश जो है तरंग की तरह चलते हैं, एक वेव की तरह। तो इसी विचार को ना प्रकाश की तरंग सिद्धांत ये कहा जाता है, यानी कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होता है वो पानी की लहरों या ध्वनि तरंगों की तरह तरंगों के रूप में यात्रा कर सकता है। यानी कि जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो तरंगों की तरह आगे बढ़ता रहता है। अच्छा, अब इस सिद्धांत को क्रिश्चियन ह्यूजेंस इन्होंने दिया था। ये कौन थे? तो 17वीं शताब्दी में एक डच वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन ह्यूजेंस। इन्होंने प्रकाश की तरंग सिद्धांत की पहली बार प्रस्तुति करी थी। बाद में और भी वैज्ञानिक आए थे और उन्होंने इस सिद्धांत को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया था, जैसे कि थॉमस यंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इनका जो प्रसिद्ध डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था इनका, इसमें इन्होंने करके दिखाया था कि प्रकाश जो होता है वास्तव में तरंग जैसा व्यवहार करता है। तो अपने ऑप्शंस पे एक बार हम वापस आए, हमने देखा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने दिया है। अच्छा, गैलीलियो गैलीली, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। इनका मेन योगदान था एस्ट्रोनॉमी में, जिसे हम खगोल विज्ञान कहते हैं। इन्होंने बताया था कि दूरबीन का बेहतर प्रयोग कैसे किया जाता है। जो शुक्र ग्रह है उसके चरणों का अध्ययन करके बताया था। जो बृहस्पति ग्रह है उसके जो 4 बड़े उपग्रह हैं उनकी खोज करी थी। और जो सूरज के ऊपर धब्बे हैं ना, सन स्पॉट जिसे हम कहते हैं, उनकी स्टडी करी थी। इसके अलावा इनका फिजिक्स में भी बहुत बड़ा योगदान है। जो गति के नियम है, मोशन के जो लॉज है, उस पर इन्होंने काम किया था। और जो गिरने, अगर कोई चीज़ गिर रही है तो उन वस्तुओं को क्या इफेक्ट पड़ता है, इस चीज़ों का अध्ययन किया था। तो गैलीलियो गैलीली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रकाश का तरंग सिद्धांत का नहीं है। तो हमारा इस क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन डी है, ये इसका सही आंसर है। अच्छा, अगर हम हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के बारे में देखें तो इनका नाम ना विद्युतीय चुंबकीय तरंगों, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनसे जुड़ा हुआ है। उन्होंने प्रयोग करके साबित किया था कि ऐसी तरंगें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं असलियत में हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन अगर हम देखें तो इनका नाम प्रकाश विद्युत प्रभाव, बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे जुड़ा हुआ है। इस काम के लिए इन्हें 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अगर हम देखें अपना तीसरा ऑप्शन, माइकल फैराडे, बहुत ही कॉमन नाम है। इन्होंने विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसपे आपका घर का इंडक्शन चलता है खाना बनाने वाला, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, इससे इनका नाम जुड़ा हुआ है। इन्होंने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा कैसे उत्पन्न करी जा सकती है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ आया होगा। ये थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, हालांकि अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी अगर आप एक बार पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं।
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम चलते हैं। किस राज्य सरकार ने दही हांडी प्रतिभागियों के लिए बीमा कवरेज की घोषणा करी? बताइए कौन सी सरकार ने ऐसा रहा, कौन से राज्य की सरकार ने? ये वहीं की राज्य करेगी जहाँ पे दही हांडी मतलब ये प्रतियोगिता होती रहती है। बहुत ही फेमस जगह आपको पता है। इसका हमारा सही आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने ना दही हांडी उत्सव में भाग लेने वाले जो लोग होते हैं, जिन्हें हम गोविंदा कहते हैं, वहाँ गोविंदास, इन लोगों के लिए बीमा कवर देने की घोषणा करी है। अच्छा, ये फैसला इसलिए लिएगा क्योंकि दही हांडी के दौरान ना जो ये गोविंदा होते हैं ये ऊंचे ऊंचे ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं, मानव पिरामिड जिसे हम कहते हैं, और इसमें चोट लगने का बहुत खतरा होता है। अच्छा, अगर हम दही हांडी के बारे में समझे तो ये वहाँ का एक फेमस फेस्टिवल है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है, जन्माष्टमी के टाइम पे। इसके पीछे कहानी है कि अब भगवान कृष्ण बचपन में माखन और दही खाने के लिए ना ऊंची ऊंची जो टंगी हुई हांडियाँ होते थे उनको फोड़ते थे। तो उसी परंपरा को याद करने के लिए आज भी जो गोविंदा लोग हैं ये लोग मिलकर दल बनाकर एक ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं और ऊपर टंगी हांडियों को फोड़ते हैं। जो लोग दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं ना और मानव पिरामिड बनाकर हांडी फोड़ते हैं, इन्हीं को हम लोग यहाँ पे गोविंदा कह रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि कई बार इतने ऊंचे पे चढ़ना पड़ता है कि चोट लगने और गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्होंने लगभग जो 1.5 लाख गोविंदा है इन लोगों को बीमा कवर देने की घोषणा करी है। यानी दही हांडी कार्यक्रम के दौरान किसी गोविंदा का अगर चोट लग गई या दुर्घटना हो गई उसके साथ, तो मतलब उसे क्या है, बीमा योजना के माध्यम से सहायता मिलेगी यहाँ पे। अच्छा, इस बीमा योजना के बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें तो एक तो ये 1.5 लाख गोविंदाओं को दिया जाएगा। तो बीमा देगा कौन यहाँ पे? ये देगा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके माध्यम से मिलेगा। अच्छा, प्रति व्यक्ति कितना इसमें प्रीमियम मिलेगा पूछ ले तो 75 रुपये का प्रीमियम इसमें मिलेगा। और कुल राशि जो इसमें खर्च होने वाली है वो कितनी है? इसमें 1.12 करोड़ इतनी राशि खर्च हो रही है, जिसे स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड यानी कि खेल विकास निधि इसमें से दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ कि जो गोविंदा पिरामिड बनाते हैं इन लोगों को मोटिवेट करे रखना, इस तरह की फेस्टिवल्स को मनाते रहना, क्योंकि इन लोगों में इन चीज़ों में दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, हम देखें कि ये योजना को लागू कौन कर रहा है। तो ये योजना ना एक तो महाराष्ट्र राज्य दही हांडी गोविंदा संघ और खेल एवं युवा सेवा विभाग, इन दोनों के द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है, ये बीमा देने वाली। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो गए। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर महाराष्ट्र है, क्योंकि दही हांडी प्रतियोगिता वहीं होती है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अच्छा, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में अपना डाउट छोड़ देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं अपना नंबर आपका शेयर कर ही चुका हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट बात करनी तो आप बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? बताइए, अंग्रेजी कहाँ की भाषा है आधिकारिक? अगर हम अपने देश की देखें तो वो तो हिंदी है, जिसे हम देवनागरी कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी, इंग्लिश, ये कहाँ की भाषा है? कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं? तो ये हमारे नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अच्छा, आधिकारिक भाषा ना वो भाषा होती है जिसका उपयोग सरकार अपने सरकारी कामों के लिए करती है, जैसे कि सरकारी आदेश जारी करने के लिए, सरकारी पत्र लिखने के लिए, सरकारी दस्तावेज तैयार करने के लिए, और जो प्रशासनिक कार्य होते हैं इन चीज़ों को सही तरीके से चलाने के लिए। सिंपल सी भाषा में ना जिस भाषा में सरकार अपना काम करती है उसको ही हम आधिकारिक भाषा कहते थे। तो नागालैंड भारत के क्या है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर आप ऐसे देखें भारत का नक्शा तो आपको पता है ये इस साइड पे है। ये यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं और उनकी बहुत ही अलग अलग भाषाएं हैं, क्योंकि सभी लोग एक ही स्थानीय भाषा वहाँ पे नहीं बोलते हैं। इसलिए प्रशासन और उसके सरकारी कामकाज को आसान बनाने के लिए ना उन लोगों ने इंग्लिश को ही आधिकारिक भाषा बना दिया वहाँ पे। अगर हम देखें जो ये भारत की आधिकारिक भाषा मैं आपको बता चुका हूँ कि एक तो देवनागरी है, हिंदी जिसे हम कहते हैं, लेकिन एकदम अगर एग्जाम में पूछे तो हम उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। ये भारत की आधिकारिक भाषा है। ये हमारे अनुच्छेद 343 इसके अनुसार मतलब आधिकारिक भाषा इसे कहा जाता है हमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी राज्यों की आधिकारिक भाषा भी हिंदी होगी, वो हम देख ही चुके हैं, क्योंकि नागालैंड की तो अंग्रेजी है। हर राज्य अपनी ज़रूरत के अनुसार ना अपनी आधिकारिक भाषा चुन सकता है। लेकिन जो अनुच्छेद 343 है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो देश की है वो देवनागरी, इस लिपि में हमने आधिकारिक भाषा चुनी है, हिंदी को। अच्छा, अगर हम देखेंगे संविधान में टोटल कहाँ से कहाँ तक इन चीज़ों के बारे में दिया गया है, तो भारत के संविधान में ना ये 343 से 351 तक, इस अनुच्छेद तक भाषा से जुड़े हुए प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। तो इनमें बताया है कि संघ की आधिकारिक भाषा क्या होनी चाहिए, राज्यों को भाषा चुनने का अधिकार है, भाषाओं के विकास से जुड़े जितने भी नियम हैं वो सब यहाँ से यहाँ तक के अनुच्छेद में दिए हुए हैं। अगर देखिए कि राज्य जो अपनी भाषा को चुनते कैसे हैं, तो संविधान ना राज्यों को ये पूरा अधिकार देता है कि आधिकारिक भाषा वो खुद से चुन सकते हैं।
बाकी अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो हम देख चुके हैं, नागालैंड है। तो अगर हम देखें जो गोवा है, यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? यह है कोंकणी। अगर आप कोई गोवा में से होगा तो वो बात जरूर जानता होगा। अगर हम पुडुचेरी देखें तो यहाँ पे कई सारी आधिकारिक भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, और कौन सी है, मलयालम, ये यहाँ की आधिकारिक भाषा है। नागालैंड की हम देख चुके हैं इंग्लिश। और अगर हम त्रिपुरा की देखें तो यहाँ पे दो आधिकारिक भाषाएं हैं, एक तो हमारी बंगाली। आई होप इस लेक्चर में भी देश के कोने कोने से स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे। कोक बोराक, इसको हम कहते हैं कोक बोरोक, ये त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम चलते हैं। आई होप आपको को इतनी सी बात यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गई होगी। निम्नलिखित सिंधु नगरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? अच्छा, ये जो सिंधु नगर हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो इसमें से जल प्रबंधन के लिए कौन सा जाना जाता था, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा जाना जाता था धोलावीरा। अच्छा, धोलावीरा ना, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता या जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस शहर था। ये आज के समय गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ पे है? गुजरात, कच्छ जिले में। धोलावीरा को ना दक्षिण एशिया के सबसे अच्छे तरीके से सुरक्षित प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। वेल प्रिजर्व एंसेंट सिटी जिसे हम कहते हैं। यहाँ आज भी उस समय की कई इमारतों और व्यवस्थाओं को अवशेष के रूप में देखने को मिल जाता है। धोलावीरा की खोज अगर हम देखें तो ये पुरातत्वविद, जिसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, जिनका नाम है जगतपति जोशी, इन्होंने 1968 में करी थी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे बड़े नगर थे, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, गनरेलीवाला, हड़प्पा, रखी गाड़ी और धोलावीरा। तो धोलावीरा को सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे इंपॉर्टेंट नगर माना जाता है। ये सभ्यता ना लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी और उस समय के लोग काफ़ी संगठित और विकसित जीवन उस समय जीते थे। अगर हम देखें तो धोलावीरा शहर की बनावट को समझें तो बहुत ही अच्छी प्लानिंग वाला शहर था। मेनली ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो 4 दीवारी से घिरा हुआ शहर था और एक कब्रिस्तान था। जो 4 दीवारी से घिरा हुआ शहर था ना, ये पूरे शहर के चारों ओर एक सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई थी। और कब्रिस्तान वाला पार्ट जो था, ये शहर के पश्चिमी भाग में कब्रिस्तान के अवशेष मिले। इस बेसिस पर हमने कहा कि दूसरे साइड में कब्रिस्तान था। अच्छा, अगर हम देखें कि शहर के अंदर क्या क्या था, तो धोलावीरा को 3 मुख्य हिस्से थे इसमें। एक तो हम इसमें देखें तो दुर्ग है, जिसे सिटाडेल कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित और ऊंचा भाग था जहां महत्वपूर्ण लोग रहते थे उस समय। एक था मिडिल टाउन, मध्य शहर जिसे कहते हैं, ये शहर के बीच वाला भाग था। और एक था लोअर टाउन, निचला शहर जिसे कहते हैं, यहाँ पे सामान्य लोग रहते थे। और इसके अलावा यहाँ पूजा पाठ के स्थान और प्रशासनिक क्षेत्र ये भी देखने को मिले थे। अच्छा, धोलावीरा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो वो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जो रिजर्वायर्स है उनकी एक बड़ी श्रृंखला, जलाशयों की विशाल श्रृंखला जिसे हम कहते हैं। धोलावीरा में ना जो बारिश का पानी होता था वो जमा करने के लिए, उसको बचाने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था उन लोगों ने बनाई थी। शहर के पूर्व और दक्षिण भाग में कई बड़े बड़े जलाशय बनाए थे। यही उनकी सबसे अनोखी और प्रसिद्ध विशेषता मानी जाती है। इसलिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा था ना कि जल प्रबंधन के लिए सबसे अच्छा कौन है, तो हमने धोलावीरा कहा था। अगर हम और देखें लोथल, तो लोथल क्या है, ये हमारा गुजरात में है। इसकी खोज एस आर राव ने 1957 में करी थी। अच्छा, लोथल की क्या क्या विशेषता है कि एक तो यहाँ पे एक प्राचीन बंदरगाह देखने को मिलता है, डॉकयार्ड, जहाज निर्माण का केंद्र था, यहाँ पे जहाज़ों का निर्माण होता था। यहाँ पे गोदाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अग्नि वेदियाँ थी। चावल और भूसी के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमाण मिलता है। और जो मोस्टली जो घर थे उनके सामने की ओर प्रवेश द्वार बने हुए थे। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता है। ये सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था, सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं से होता था। अगर मोहनजोदड़ो देखें हम, तो इसका मतलब होता था मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला। ये सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ था। यहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें मिली थी, जैसे कि विशाल स्नानघर जिसे हम ग्रेट बाथ कहते हैं, विशाल अन्नागार, ग्रैनरी जहाँ पे खाना स्टोर कर रहे थे, कांच की नृत्य करती हुई लड़की, डांसिंग गर्ल जिसे हम कहते हैं, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली थी, कपास के प्रमाण मिले थे,
तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये नगर ना बाढ़ या किसी बड़े विनाश के कारण नष्ट हो गया था, जो मोहनजोदड़ो था। इसके ऊपर तो एक मूवी बनी है, अगर आपने देखी हो। अगर हम हड़प्पा देखें अपना, तो ये रावी नदी के किनारे पे स्थित है और यहाँ से क्या है कि पत्थर की मोहरें मिली थी और हड़प्पा सभ्यता का नाम इसी स्थल के नाम पर पड़ गया था, हड़प्पा। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें यहाँ पे समझ में आएंगी। यहाँ पे जल प्रबंधन के लिए हमारा इसका सही आंसर धोलावीरा है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। अच्छा, ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल के बारे में भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ। बाकी एक बार आप रुक के देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, बताइए। बेसिकली ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में एट प्रेजेंट कितने जिले हैं। तो ये हमारे हैं 75। तो यानी अगर सीधे सीधे अगर इस क्वेश्चन की जगह ये पूछते कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तब भी हमारा आंसर होता है 75 जिले। अच्छा, यूपी जो है ना, वो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इतनी बड़ी आबादी और बड़े क्षेत्र का प्रशासन सही तरीके से चलाने के लिए ही इस राज्य को कई सारे जिलों में बांटा है। अगर पूरा राज्य एक ही प्रशासनिक इकाई होता तो लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। तो जो 75 जिले हैं वो 18 प्रशासनिक संभागों, जिन्हें हम इंग्लिश में डिविजन्स कहते हैं, हिंदी में प्रशासनिक संभाग, 18 प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है, जो कि 75 जिलों में और डिवाइड हो जाते हैं। तो हर संभाग के ऊपर एक संभागीय आयुक्त यानी कि डिविजनल कमिश्नर होता है, जो अपने क्षेत्र के जिलों की निगरानी करता है। सिंपल भाषा में, अगर कोई राज्य है तो उसको और बाइफरकेट करें, उसको और छोटा करें तो वो संभागों में बटेगा, उसको और छोटा करें तो वो जिलों में बंटता है। इस तरह प्रशासन चलाना आसान हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे नया जिला जो है, सबसे लेटेस्ट 75वां, वो है हापुड़। इसको 2012 में बनाया था। इसके बाद अभी तक कोई भी नया जिला नहीं बनाया। और अगर हम देखें तो हर जिले का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट, जिसे हम डीएम कहते हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो बनते हैं। तो इनका काम होता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, सरकारी योजनाओं को लागू करना, प्रशासनिक कामों की निगरानी करना, जनता की समस्याओं को सुनना। अगर हम देखें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। और अगर हम देखें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला, तो वो है हापुड़, जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे लेटेस्ट जिला है इनका 75वां। आज का जो यूपी है वो पहले ना यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाता था, संयुक्त प्रांत। और इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया था। समय समय पर प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े जिलों को काटकर नए नए जिले बनाए गए हैं। अच्छा, अगर हम जिले में देखें कि कौन कौन से विभाग काम करते हैं, एक जिले में आखिर कौन कौन से विभाग काम करते हैं, तो एक तो होता है राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। इन सभी विभागों का काम लोगों तक सरकारी सुविधाएं ये सब पहुंचाना होता है। अच्छा, डीएम जो होता है वो अकेला काम नहीं करता है इन चीज़ों के लिए, उसके साथ कई सारे अधिकारी और भी होते हैं, जैसे एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस का काम संभालना होता है। सीडीओ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसका काम होता है विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की देखरेख करना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे इतनी सी बातें सारी समझ पाई होंगी। तो हमसे पूछा था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो वो 75 है। उत्तर प्रदेश हमारा 18 संभागों में बटा हुआ है। सबसे नया जिला जो है हापुड़ है, सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़ है जो 2012 में बना था। और किसी भी जिले का प्रमुख अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम कहते हैं जिसे हम। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है, बताइए। अगर हम हैकिंग कर रहे हैं तो किसी यूजर का पासवर्ड पता करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो ये बेसिकली हमारा होता है ना, स्पूफिंग कहते हैं इस चीज़ को। ये एक ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें कोई धोखेबाज, कोई हैकर, कोई फ्रॉस्टर अपनी असली पहचान छुपाकर किसी और व्यक्ति, उसकी संस्था या वेबसाइट इसके जैसा दिखने की कोशिश करता है। सीधी भाषा में ना, किसी और रूप में बनकर लोगों को धोखा देना, ये हमारा स्पूफिंग कहलाता है। इसका मकसद लोगों का विश्वास जीतना होता है ताकि उनसे पासवर्ड चुराया जा सके, जो हमसे क्वेश्चन में कहा था, बैंक की जानकारी ली जा सके, पैसे ठगे जा सके, डेटा चोरी किया जा सके और वायरस या मालवेयर ये सब फैलाया जा सके। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हें एक ईमेल आता है जो तुम्हारे बैंक जैसा दिखाई देता है। उसमें लिखा है कि आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, तुरंत अपना पासवर्ड डालें। आपको लगेगा कि ये बैंक ने भेजा है, लेकिन असल में वो किसी ठग ने भेजा हुआ है। और यही चीज़ हमारी स्पूफिंग कहलाती है।
तो जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें स्पूफिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति नकली ईमेल भेजता है, कोई नकली वेबसाइट बना देता है, नकली मोबाइल नंबर दिखाता है, फिर नकली सोशल मीडिया अकाउंट बनाता है और लोगों का जो विश्वास दिलाता है कि वह असली व्यक्ति या संस्था है। अगर हम यहाँ पे इसके बारे में समझें, स्नीकिंग ये क्या होता है? स्नीकिंग स्नीकिंग का मतलब होता है कि चुपके से काम करना एकदम, यानी किसी को बिना बताए या बिना चेतावनी के गुप्त तरीके से काम करना। हालांकि ये स्पूफिंग जैसा साइबर अपराध नहीं होता है, ये स्नीकिंग थोड़ा सा अलग होता है। अगर हम स्पैमिंग समझें, ये हमारा, तो ये होता है कि एक ही प्रकार के अनचाहे संदेश बहुत सारे लोगों को भेजना, अनवांटेड मैसेजेस। एग्जाम्पल के लिए कि बार बार विज्ञापन वाले ईमेल भेजना, फर्जी ऑफर वाले मैसेज भेजना, लॉटरी जीतने के नकली संदेश, ये जो चीज़ें होती है ये सब भेजना किसी को। तो जो अनचाहे मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है ना आपके ईमेल पे, इसको स्पैमिंग कहते हैं। अच्छा, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। तो साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बार बार परेशान करा जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, इसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। जैसे बार बार धमकी भरे ईमेल डालना, सोशल मीडिया पर परेशान करना आके, उसका लगातार पीछा करना, यानी कि ऑनलाइन पीछा करना और उसको परेशान करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। तो हमसे यहाँ पे पूछा था कि किसी यूज़र के पासवर्ड को पता करना हैकिंग के थ्रू, वो क्या कहलाता है? तो वो हमारा कहलाता है स्पूफिंग, यानी कि किसी और की पहचान बनाकर धोखा देना। स्नीकिंग क्या होता है? चुपके से कोई काम करना। साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? किसी को ऑनलाइन परेशान करना या डराना। स्पैमिंग क्या होता है? बहुत सारे अनचाहे संदेश, मैसेजेस, इनको भेजना। आई होप आप लोगों को कोई क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम बढ़ते हैं। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था, बताइए। जो हमारा रंगपुर विद्रोह है ना, ये हमारी 1783 की घटना है। अच्छा, रंगपुर विद्रोह यानी कि रंगपुर रिबेलियन, इसको किसानों द्वारा किया गया था और ये एक बहुत ही बड़ा विरोध आंदोलन था। ये 1783 में बंगाल के रंगपुर क्षेत्र में हुआ था। रंगपुर हमारा बंगाल में था। उस समय ना अंग्रेजों और उनके द्वारा नियुक्त जमींदारों ने किसानों पर बहुत ज़्यादा ही टैक्स लगा रखा था। किसान इन भारी टैक्सों से इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन लोगों ने विद्रोह करना पड़ा था। ये बेसिकली शुरू हुआ था 18 जनवरी 1783 में। किसानों और स्थानीय लोगों ने मिलकर ना रंगपुर जिले के कुछ क्षेत्र जैसे कि काकीना, काजरीहाट या तपे, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, काकीना, काजरीहाट, तपे, इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो इस समय अंग्रेजी शासन किसानों से बहुत ज़्यादा एक तो टैक्स ले रहा था। किसानों की हालत पहले से खराब थी, लेकिन फिर भी उनसे और ज़्यादा टैक्स मारा जा रहा था। इसलिए किसानों ने कहा कि हम इतना टैक्स तो नहीं दे सकते, और इसी मतलब असंतोष को आगे चल के एक विद्रोह में बदलते हुए देखा गया। तो इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? अगर हम ये देखें, इस विद्रोह का नेतृत्व उस टाइम पे धीरज नारायण जी कर रहे थे। उन्होंने किसानों को संगठित किया और अन्यायपूर्ण कर व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अच्छा, फिर इस विद्रोह का हुआ क्या कि शुरुआत में तो किसानों ने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजी सेना ने कार्रवाई करी और लास्ट में ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को दबा ही दिया था। यानी कि किसानों की ये लड़ाई सफल तो नहीं हो पाई थी, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनता में इस चीज़ के लिए गुस्सा बहुत दिखा था। अच्छा, रंगपुर विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी ना कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग इसमें साथ साथ में आगे लड़ रहे थे। उनमें आपस में कोई मतभेद नहीं था। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को और उनके अत्यधिक कर वसूली के खिलाफ संघर्ष दिखाया था। धार्मिक एकता, सामूहिक विरोध, इस चीज़ की भावना दिखाई दी थी इस टाइम पे। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। हमारा रंगपुर विद्रोह ये 1783 जनवरी में स्टार्ट हुआ था। ये रंगपुर यानी कि जो बंगाल में था वहाँ पे हुआ था। इसके नेता थे धीरज नारायण जी। इसका रीज़न क्या था? जो अंग्रेज अत्यधिक लगान या राजस्व वसूली कर रहे थे, ये इसे ब्रिटिश शासन ने हालांकि दबा दिया था। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि हिंदू मुस्लिम इसमें एकता दिखाई दी थी उस टाइम पे। आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार ने किसे सम्मानित किया गया? अच्छा, ये 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये किसको मिला है बताइए? तो ये मिला है ना जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी को। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है? तो ये भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। प्रेस्टीजियस साहित्यिक पुरस्कार है ये उन लेखकों या कवियों को दिया जाता है ना जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपने सबसे बड़ा योगदान दिया हो। तो जो ये 58वां एडिशन हुआ था ये हमारा हुआ था 2023 में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 2023वां एडिशन है। तो जो उर्दू कवि गुलजार है और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनको ये मिला था। तो
गुलजार जी जो है ना, वो भारत के प्रसिद्ध कवि, गीतकार, लेखक और फिल्म निर्देशक हैं। उन्होंने उर्दू और हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके लिखे गीत और कविताएं आज भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं। अगर हम देखें कि इनको पहले भी कई सारे बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इनको 2002 में मिला था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2013 में मिला था, पद्म भूषण 2004 में मिला था, और इसी तरह से इन्हें कई सारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले हुए हैं। अच्छा, गुलजार जी का ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले गीत भी लिखे हैं, जैसे जय हो जो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी में था, उसके बोल लिखे थे इन्होंने। इससे इनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी। और ये गीत आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर गीत है जब आया था। बाकी अगर हम जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में देखें, तो ये एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, लेखक और आध्यात्मिक गुरु हैं। ये तुलसी पीठ के संस्थापक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके अगर हम देखें तो 2015 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा बुकें लिखी हुई हैं। ये संस्कृत, हिंदी, इसके अलावा और भी लगभग 22 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। भारतीय संस्कृति, धर्म और साहित्य के प्रचार प्रसार में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर हम देखिए, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा होता है, इसमें एक तो 21 लाख रुपए मिलते हैं। थोड़ा सा आप इसके बारे में सुन लीजिए। देवी वाग्देवी की प्रतिमा भी मिलती है इसमें, यानी कि सरस्वती जी की एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो यहाँ पे हम देख ही चुके हैं कि 2023 में हमारे उर्दू साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए गुलजार जी और संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए रामभद्राचार्य जी, इनका चयन किया गया। अच्छा, अगर हम कुछ पुराने अवार्ड देखें ज्ञानपीठ पुरस्कार के, तो 2022 में दामोदर मौर्य जी को, जो कोंकणी में लिखते थे, इसके लिए इनको मिला था। 2021 में नीलमणि फुकन को, जो असमिया साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला था इन्हें। 2019 में अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, इन्हें मलयालम के लिए। और 2018 में अमिताभ घोष, जो अंग्रेजी के साहित्यकार हैं, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो इस बार का जो 2023 वाला था 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मिला था जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार जी को। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? आई होप आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि भारत का सबसे पुराना शहर किसको माना जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये माना जाता है काशी को, यानी कि वाराणसी को। तो काशी, बनारस, ये भी कहा जाता है वाराणसी को, जो भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसे दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में गिना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ना, भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पहले वाराणसी की स्थापना करी थी। हालांकि इतिहासकार और आधुनिक विद्वान है, वो ये मानते हैं कि ये शहर लगभग 3000 साल पुराना है। चाहे हम धार्मिक दृष्टि से देखें या फिर हिस्टोरिकल दृष्टि से इस चीज़ को देखें, वाराणसी बहुत ही प्राचीन शहर है। और वाराणसी के बारे में कुछ कुछ कहावतें भी हैं, जैसे कि ये इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना और किंवदंतियों से भी पुराना है। किंवदंती क्या होते हैं? किंवदंती बेसिकली जो लेजेंड्स होते हैं, ये देखिए, इतिहास से पुराना है, परंपरा से पुराना है, यहाँ तक कि किंवदंती से भी पुराना है, और सभी के साथ दोगुना पुराना दिखाई देता है। ये इसके लिए बहुत ही फेमस लाइन है। इसलिए इस शहर का इतिहास इतना पुराना है कि इसकी शुरुआत का सही समय बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहले के समय में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी था। उस समय शिक्षा, धर्म, संस्कृति और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। और वाराणसी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है आज के समय में। कई सारे संत, गुरु, धार्मिक विद्वान इसी शहर से जुड़े हुए हैं। आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं। वाराणसी के पास स्थित जो सारनाथ है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस स्थान है। यहीं पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना पहला उपदेश दिया था। और इसी कारण से बौद्ध धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन जाता है हमारा ये। अच्छा, जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकार थे। तो उसमें जो 23वें तीर्थंकार थे पार्श्वनाथ, देखिए उनका नाम पे, उनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था। इसलिए जैन धर्म के लिए भी यह शहर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, अगर हम देखें तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे पे ही बसा हुआ है। इसके प्रसिद्ध घाट पूरी दुनिया में मशहूर है आज के टाइम पे, और यही कारण है कि इसे भारत के सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है। अच्छा, धरती पर स्वर्ग भी कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार ना, वाराणसी में रहना और यहाँ अंतिम संस्कार होना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ये रीज़न है कि इसको हम लोग धरती में स्वर्ग ये कहते हैं। अच्छा, 2015 में ना यूनेस्को ने वाराणसी को अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के तहत संगीत का शहर घोषित किया था, यानी कि सिटी ऑफ म्यूजिक, क्योंकि यहाँ की संगीत परंपरा बहुत ही ज़्यादा समृद्ध और प्रसिद्ध है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें वाराणसी के बारे में समझ में आई होंगी। तो भारत का सबसे पुराना शहर हमारा वाराणसी है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार हम बढ़ते हैं। सुशासन दिवस की स्थापना किसने की? बताइए।
सुशासन दिवस क्या होता है? गुड गवर्नेंस डे। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। ये दिन ना भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी जयंती पर मनाया जाता है, उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो साल 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे इसकी शुरुआत करी थी, और ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सुशासन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है हमारा? गवर्नेंस का। ऐसी सरकार और प्रशासन जो लोगों के हित में ईमानदारी से, पारदर्शी तरीके से और जिम्मेदारी के साथ अपना काम करे। हालांकि हमें पता ही है कि हमारी सरकार कितना ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करती है सब फालतू बातें हैं। यानी जनता को सरकारी सेवाएं समय पर मिले, भ्रष्टाचार कम हो और सरकार लोगों की समस्याएं सुन चुके, ये इसका सीधे सीधा मतलब निकल के आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो नरेंद्र मोदी जी है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप सीधे सीधे कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। इस लेक्चर को एक दो बार और रिवाइज करना, फिर आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें नए क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कुछ और लेकर आएंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को हम अभी यहीं पर एंड करते हैं।